सारी खबरों के बीच शुरुआत करते हैं कांग्रेस की बात से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात करके उन्हें संबोधित किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। वो भगवान के साथ बैठ सकते हैं और उन्हें भी समझा सकते हैं। राहुल ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उनमें से एक हैं। That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि देश पर कीचड़ उछालना ही उनका काम है। राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। पूर्व में भी आप देखें, वो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, वो तो राज्यों का संघ कहते हैं और भारत के बढ़ते कदमों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आखिरकार राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं? इस प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या प्राप्त करने गए हैं? क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है? तो एक बार फिर राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान से बीजेपी और कांग्रेस में ठन गई है। लेकिन हम अब रुख करेंगे मणिपुर का, जहां हिंसा के बीच गृह मंत्री अमित शाह राज्य में जमीनी हालात का जायजा ले रहे हैं। आज अमित शाह का मणिपुर में आखिरी दिन है दौरे का। अमित शाह अब तक कई अहम बैठकें कर चुके हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के मंत्रिमंडल के अलावा उन्होंने राज्यपाल, सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुलाकातें की हैं। उन्होंने इम्फाल में एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता भी की। उन्होंने राजनेताओं से राज्य में सामान्य स्थिति और सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने में मदद करने की अपील की है। अमित शाह ने बैठक में साफ कर दिया है कि किसी को भी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चलिए अब रुक करते हैं कुछ कारोबारी खबरों का। एफपीआई निवेश पर सेबी निगरानी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत आने वाले दिनों में एफपीआई को अतिरिक्त डिस्क्लोजर देने पड़ सकते हैं। उसने इस बारे में कंसल्टेशन पेपर भी जारी किया है। सेबी के कंसल्टेशन पेपर में क्या है, इस बारे में और बातचीत के लिए चलेंगे हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण, सेबी किस तरह के डिस्क्लोजर चाह रहा है और ओवरऑल इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद क्या है? देखिए, दरअसल सेबी की सबसे बड़ी चिंता यह है कि जब कंपनियों को हम कहते हैं कि आप मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को पूरा करें, तो कंपनियां अपनी हिस्सेदारी तो ऑफरोड कर देती हैं, लेकिन एफपीआई, जिसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उनके जरिए कंपनी में कई बार हिस्सा ले लेती है। ये अंदेशा है सेबी को। दूसरा कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी एफपीआई के जरिए जो पैसा आता है वो कई बार बहुत मोटी रकम आती है, लेकिन बहुत ज्यादा पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं रहती है। इसलिए एफपीआई में के जरिए जो निवेश आता है उस पर ज्यादा कठोर निगरानी रखना चाहती है सेबी, और इसके लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। अब इस कंसल्टेशन पेपर ने सेबी ने कहा है कि हम 3 कैटेगरी के एफपीआई को देख रहे हैं, एक हाई रिस्क कैटेगरी, एक मिनिमम रिस्क कैटेगरी, एक लो रिस्क कैटेगरी। जो हाई रिस्क कैटेगरी के एफपीआई हैं उनके लिए डिस्क्लोजर नॉर्म्स को और ज्यादा सख्त किए जा रहे हैं, यानी उनको और ज्यादा जानकारी देनी होगी रेगुलेटर को। हाई रिस्क कैटेगरी कौन है? उसमें वो होंगे जिसमें किसी एक एफपीआई का उसके 50% से ज्यादा का निवेश किसी एक ग्रुप कंपनी में लगा हो, या फिर 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश उन्होंने शेयर बाजार में किया हो। तो ये 2 अगर शर्तें पूरी कर रहे हैं एफपीआई, तो उनको ये बताना होगा कि आपने आखिर किसी एक ग्रुप कंपनी में इतना ज्यादा पैसा क्यों लगाया है, इसके पीछे आर्थिक हित क्या है, जो पैसा आपके जरिए लगा रहा है उसका मालिकाना हक किसके पास है, और साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि इसमें विदेशी जो पैसे आ रहे हैं उस निवेश के पीछे कौन लोग हैं। ये सारी चीजें आपको बतानी होगी, और जब ये सारी चीजें बता देंगे तो उस पर फिर सेबी उसके जरिए उस पर नजर रखेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपने 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा लगाया है तो आपको ये भी कहा जाएगा कि एक
तय समय सीमा के भीतर आपको 7 दिन के भीतर आपको जानकारी देनी पड़ेगी। जो अभी इस नॉर्म्स को उल्लंघन कर रहे होंगे उनको 6 महीने का वक्त दिया जाए कि आप अपना पैसा कम कर लीजिए। तो ये सारी शर्तों के साथ सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी रखा है और सेबी का कहना है इसका मुख्य मकसद ये है कि सिस्टम में जोखिम को कम करना। एफपीआई पैसा लगाते हैं, निकालते हैं तो बाजार में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा होता है, उस जोखिम को कम किया जाए, पारदर्शिता लाई जाए। और 20 जून तक सेबी ने कहा है कि संबंधित लोग इस पर सुझाव दें। उनके सुझाव आने के बाद फिर सेबी एक अंतिम फैसला जारी करेगा कि एफपीआई पर किस तरह से निगरानी बढ़ानी है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां 4 दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया। आज सेंसेक्स निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स आज 347 पॉइंट गिरा तो निफ्टी में 99 अंकों की गिरावट रही। बाजार का पूरा हाल हमें बताएंगे सुमित। तो सुमित, आज 4 दिन की तेजी पे ब्रेक, क्या कारण रहे इस गिरावट के पीछे? देखिए, लगातार मोमेंटम है और एक बड़ा इवेंट अवेटेड है, खासतौर से जीडीपी को लेकर भी और जो यूएस डेट सीलिंग है उसको लेकर भी। तो दोनों इवेंट से ठीक पहले मार्केट्स में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आप कह सकते हैं आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन लास्ट आवर में मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग थी और मिड कैप हरे निशान में जाकर बंद हुआ। इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स तो आज सुबह से हरे निशान में आ गया था। निफ्टी बैंक में लोअर लेवल से रिकवर हुआ, कुछ एमएससीआई का फ्लो आया, उसका इंपैक्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। और हैवी वेट्स का प्रेशर था, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी डुओ, आईसीआईसी बैंक थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ एफएमसीजी सपोर्ट कर रहा था, आईटी में थोड़ी बहुत बाइंग थी, फार्मा में थोड़ी बहुत बाइंग थी, उसका एक इंपैक्ट इंडिसेस में आता हुआ दिखाई पड़ा। इसलिए फ्लैट या फिर इंडेक्स तो लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन ब्रॉडर मार्केट सारे निशान में बंद होते हुए दिखाई पड़े। राइट, तो ये कारण थे आज की गिरावट के पीछे सुमित। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा एक्शन किन सेक्टर्स या शेयर्स में रहा? देखिए, पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स देखते हैं, क्योंकि आज कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय एयरटेल, ये दोनों ही आपको दिखाई पड़ेंगे बतौर एमएससीआई रीबैलेंसिंग का इंपैक्ट। तो दोनों में ही बाइंग, टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी लूजर्स में ओएनजीसी, यहां पर प्रेशर रहा, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक और रिलायंस, करीब करीब 2 से लेकर 2.5% तक का बिकवाली यहां पर भी देखने को मिली। मिड कैप में सुजलॉन नंबर्स के बाद 10.5% ऊपर बंद हुआ, अरविंद 8% ऊपर बंद हुआ, वेल्सपन कॉर्प 4% ऊपर और क्रिसिल करीब करीब 2.5% तेजी यहां देखने को मिली। मिड कैप गिरने वाले शेयरों में वकरांगी, रिलायंस इंफ्रा, टोरेंट पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पूरा एनर्जी पैक जो कि प्रेशर के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। एफएमसीजी नए हाईस पर आज बंद हुआ, तो कोलगेट, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर 1 से लेके 0.2% तक की तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। और कुछ हद तक प्रेशर रहा जुबिलेंट फूड, आईटीसी, एग्रोटेक, इमामी जैसे नाम, जहां पर कुछ हद तक दबाव बनता दिखाई पड़ा। लेकिन की हाइलाइट्स में एमएससीआई रीबैलेंसिंग का इंपैक्ट और साथ साथ एफएमसीजी जो कि अच्छी तेजी में बंद होते हुए दिखाई पड़े। जी सुमित, शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। लेकिन बाजार में अगर पैसे कमाने हैं तो जानकारों की राय का बड़ा महत्व होता है। ऐसे एक बाजार के दिग्गज कल आ रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर, जरूर सुनिएगा उन्हें। आज हम हैं एबेकस इंडिया के हेड ऑफिस में और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास मेहमान से, मिस्टर सुनील सिंघानिया। नाइस टू सी यू एंड फिट, तो बहुत ही अच्छा लगा देख के आपको। हम कहते हैं कि इंडिया में 4D का पूरा एक समावेश हो गया है। एक तो डेमोक्रेसी, एक डेमोग्राफी, थर्ड जो डी बहुत इंपॉर्टेंट है इज द डोमेस्टिक इकोनॉमी। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने हमको बहुत एफिशिएंट बना दिया है। क्या मार्केट में एक रिस्क है सुनील सर इस समय एक बबल का? बबल 30, 40, 50 पी होता है तो उसको बबल कहते हैं। 17 पी में कहाँ से बबल हो गया? ये तो फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत क्लियर है, इट्स अ लार्ज सेक्टर ऑल्सो। आई थिंक आईटी सर्विसेज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू ट्रैक। इंफ्रा रिलेटेड कंपनी है, सीमेंट लग रहा है कि डिमांड ग्रोथ इज गुड। अगर इंडिया ग्रो होगी तो आप, मैं, बाकी सब भी ग्रो होंगे। मार्केट गुरु सुनील सिंघानिया से ये पूरी बातचीत आप सुबह कल 10 बजे जरूर सुनिएगा। चलिए, बाजार में इस वक्त एक के बाद एक बड़ी ब्लॉक डील्स हो रही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि प्रमोटर खुद हिस्सा बेच रहे हैं। हाल फिलहाल में कौन सी बड़ी डील्स हुई हैं और प्रमोटरों की बिकवाली का क्या हाल है, ये समझाएंगे हमें हमारे सहयोगी यतिन मोता। तो यतिन, इन ब्लॉक डील्स के पीछे की कहानी क्या है? शेयर बाजार की बात करें तो आज एचडीएफसी लाइफ और सोना बीएलडब्ल्यू, इन दोनों कंपनीज में ब्लॉक डील हुई जहां प्रमोटर्स ने हिस्सा बेचा। लेकिन ये पहली दफा नहीं है पिछले 6-8 महीने में जहां प्रमोटर्स ने हिस्सा बेचा है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो बहुत सारे शेयर्स हैं जहां प्रमोटर्स ने हिस्सा बेचा। फॉर एग्जांपल महिंद्रा सीआई, महिंद्रा ने पूरी तरीके से यहां अपने स्टेक का एग्जिट किया, लगभग 3.25% हिस्सा इन्होंने यहां बेचा। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लीन साइंसेस की, तो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को मीट करने के लिए प्रमोटर ने इस हफ्ते की शुरुआत में लगभग 3.5% हिस्सा बेचा ब्लॉक डील के जरिए। मदरसन सुमितोमो वायरिंग ने यहां लगभग
3.25% हिस्सा बेचा। और अगर हम कोफोर्ज की बात करें तो यहां प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर बेरिंग्स पी ने लगभग 10% हिस्सेदारी बेची है पिछले काफी महीनों के अंदर। ऑब्वियसली बहुत इससे ज्यादा बेचा है, लेकिन डेटा जो 5-6 महीने का है हमारे पास, उसमें इन्होंने 10% हिस्सा बेचा है। अगर हम इंडिगो की बात करें तो गंगवाल फैमिली और भाटिया फैमिली के अंदर डिस्प्यूट था, जहां गंगवाल फैमिली ने डिसाइड किया कि वो शेयर्स बेचेंगे। पिछले 2 दफे उन्होंने लगभग 5% हिस्सा इस एयरलाइन कंपनी में बेचा है। सिंजीन बायोकॉन इसका प्रमोटर है और 15% कुल हिस्सा इन्होंने बेचा है पिछले 6 महीनों में, और रिसेंटली इन्होंने लगभग 10% हिस्सा बेचा है ताकि वो अपने बैलेंस शीट को मजबूत कर सकें, कर्ज चुका सकें। इसके अलावा डाबर और लार्ज कैप स्मॉल कैप की बात नहीं हो रही है, बड़ी कंपनियां जैसे डाबर, यहां भी प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं। लगभग 800 करोड़ के शेयर बर्मन फैमिली ने बेचे, जो कि 1% हिस्से में ट्रांसलेट होता है। अजंता फार्मा प्रमोटर रवि अग्रवाल ने लगभग 4.5% हिस्सा यहां बेचा, और डिमांड अच्छी थी, लेकिन हाँ, प्रमोटर्स ने हिस्सा यहां बेचा। और आखिर में त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये भी एक रिसेंट बड़ी डील थी, जहां प्रमोटर्स के आपस में सेटलमेंट हुए, और सेटलमेंट के बाद ध्रुव साहनी ने और उनकी फैमिली ने लगभग 7% हिस्सा यहां भी बेचा। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, जहां धीरे धीरे करके प्रमोटर्स ने ही अपना शेयर और हिस्सा बेचा। जी बहुत शुक्रिया यतिन। तो ये बिकवाली क्या कहलाती है बता रहे थे हमें यतिन मोता। और आज जीडीपी के आंकड़े जारी होने वाले हैं। कैसी है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, आज आवाज अड्डा में इसी पर होने जा रही है बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर तो जरूर जुड़िएगा। ग्रोथ की रफ्तार कितनी दमदार, आज का आवाज अड्डा। अब फल, सब्जी और अनाज बर्बाद नहीं होंगे, क्योंकि सहकारिता के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण क्षमता योजना को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने और क्या फैसले लिए हैं, ये हमें बताएंगे हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय, जो कि हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर भी हैं। लक्ष्मण, क्या अहम फैसले और ये भंडारण वाली योजना की डिटेल्स क्या हैं? देखिए, कैबिनेट ने जो फैसला लिया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला अनाज भंडारण को लेकर के है, क्योंकि इसके जरिए 3 हित साधे जा रहे हैं। एक, किसानों के हित को, दूसरा, अनाज भंडारण की सुविधा बेहतर की जा रही है, और तीसरी चीज ये है कि जो सहकारिता विभाग है या फिर सहकारिता सेक्टर है, उसको भी इससे बल मिलेगा। दरअसल कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि अनाज भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना चलाई जाएगी। इस योजना पर शुरुआत में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और इस योजना के तहत जितने भी सहकारिता के अलग अलग हिस्से हैं ग्राउंड लेवल पे क्षेत्रों में, उनके जरिए अनाज भंडारण की सुविधा की जाएगी। जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव होते हैं, वहां पे अनाज भंडारण की सुविधा की जाएगी। हर ब्लॉक स्तर पे अनाज के भंडारण की सुविधा होगी, जिसमें सिर्फ आप अनाज ही नहीं रख पाएंगे, बल्कि फल सब्जी भी यहाँ रख पाएंगे। दरअसल अभी जो है जितने भी अनाज और फल सब्जी का उत्पादन होता है, उसका सिर्फ 47% भंडारण करने की सुविधा है, और अब सरकार चाहती है कि 70 मिलियन टन अतिरिक्त अनाज भंडारण की सुविधा यहाँ पे बनाई जाए। और इसमें जो किसान अपने अनाज को रखेंगे, बेहतर ये होगा कि वो अपने पास में जो भंडारण की सुविधा बनाई जाएगी, और उस अनाज रखने के वजह में किसानों को सस्ते दर पर कर्ज भी मिल सकेगा। तो ये पूरी कोशिश है अनाज भंडारण की सुविधा को बेहतर करने के लिए। इसके लिए जो पैसा लाया जाएगा, वो जो मौजूदा स्कीम है कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई, उन्हीं के अलग अलग स्कीम को लेकर के पैसा लाया जाएगा। और गृह मंत्री और जो सहकारिता मंत्री भी अमित शाह, उनकी अगुवाई में एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई जाएगी, जो इस पूरी योजना के लागू करने पर नजर रखेगी। जब इस बारे में और डिटेल हमने पूछा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से, तो आइए सुनते उनका क्या कहना है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना हम सहकारिता क्षेत्र में शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत हर ब्लॉक में 2000 टन का एक गोडाउन बनाया जाएगा, और जो फंक्शनल पैक्स हैं, इसमें 500 टन से लेकर 2000 टन की क्षमता के गोडाउन्स बनाए जाएंगे। जैसी जहां पर जरूरत होगी उसके अनुसार बनाया जाएगा। और आज से 3 दिन कंज्यूमर अड्डा में हम 12वीं के बाद कोर्सेज और कॉलेजेस के ऑप्शन पर बात करने जा रहे हैं। ये खास सीरीज आज से शुरू हो रही है। तो आज देखिए 12वीं के बाद कॉमर्स के साथ क्या है ऑप्शंस। कंज्यूमर अड्डा में आज शाम 5:57 पर 12वीं के बाद कॉमर्स के साथ। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आज से दिल्ली पहुंचे हैं।
प्रचंड की अगवानी एयरपोर्ट पर भारत की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने की। प्रचंड अपने दौरे के पहले दिन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिलेंगे। कल वो 11 बजे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात होगी। कल ही प्रचंड की मुलाकात भारत के कारोबारियों से भी होनी है। शुक्रवार को प्रचंड इंदौर जाएंगे और मध्य प्रदेश के राज्यपाल से मिलेंगे। शनिवार का दौरा खत्म करते हुए वापस काठमांडू जाएंगे। इस दौरान वो उज्जैन में भी पहुंचेंगे। WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के मामले में आज एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। पहले तो दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट किया और उसमें बृजभूषण के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने की बात कही, लेकिन जैसे ही मीडिया में ये खबरें आई, दिल्ली पुलिस ने ट्वीट वापस ले लिया और कहा कि ये खबर पूरी तरह से गलत है। पुलिस ने कहा कि अभी भी पुलिस बृजभूषण सिंह के खिलाफ पूरी संवेदनशीलता से जांच कर रही है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को शक है कि जिस नाबालिग की तरफ से यौन उत्पीड़न का केस बृजभूषण पर लगाया गया है, उसकी उम्र को लेकर संदेह है। ऐसे में पॉक्सो मामले में भी नया टर्न आ सकता है, लेकिन अभी ये भी सभी खबरें सिर्फ सूत्रों के हवाले से हैं। कुछ भी पक्के तौर पर इस मामले में अभी नहीं कहा जा रहा है। इधर बृजभूषण सिंह ने रैली में आज फिर से अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने दोहराया कि अगर उनके खिलाफ सबूत मिलते हैं और कोर्ट सजा सुनाएगी तो वो फांसी पर तक चढ़ने को तैयार हैं। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। और मैंने उसी दिन कहा, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं।